15 जुलाई 1995 एंगोंग वुक नाम का एक रेस्क्यू वर्कर जो पिछले 16 दिनों से इसी जगह पर मलबे को हटाकर लाश खोज रहा होता है। दरअसल ये मलबा होता है साउथ कोरिया के वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल सैमपुंग मॉल का, जो चंद सेकंड के अंदर ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाता है। करीब सैकड़ों लोग इस मॉल में दबकर मर जाते हैं। 2 हफ्तों से भी ज्यादा का वक्त बीत जाता है और लोगों को ये लगता है कि इस मलबे में अब कोई भी जिंदा नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही रेस्क्यू वर्कर मलबे को हटा रहे होते हैं, उन्हें एक लड़की के रोने की आवाज आती है। वो तुरंत अपने काम को तेज कर देते हैं और कई घंटों के बाद जब वो मलबा हटाते हैं तो उन्हें एक लड़की के पैर वहां पर देखने को मिलते हैं। दरअसल ये होती है 19 साल की पार्क संग, जो उस मलबे में करीब 16 दिन तक वहां पर जिंदा रहती हैं। पार्क संग को जैसे ही रेस्क्यू किया जाता है तो वो रोते हुए सिर्फ एक ही बात बोलती है कि उन्हें उनकी मम्मी के पास जाना है। ये बात होती है 29 जून 1995 की, और उस टाइम पर जो साउथ कोरिया की इकोनॉमी होती है वो बहुत तेजी तरीके से बूम कर रही होती है। ये मिड 90s का टाइम होता है और साउथ कोरिया में एक बहुत ही फेमस मॉल होता है। इस मॉल का नाम होता है सैमपुंग रेसिडेंशियल मॉल। दरअसल ये जो मॉल होता है उस टाइम पर साउथ कोरिया में इतना ज़्यादा फेमस होता है कि बहुत ज़्यादा डेली यहाँ पर भीड़ लगा करती थी। दरअसल इस मॉल में छोटे छोटे बच्चों के खिलौनों से लेकर बड़े बड़े लोगों के सामान मिला करते थे। दर्जनों रेस्टोरेंट इस मॉल में थे, सैकड़ों वर्कर्स डेली इसमें काम किया करते थे। और एक ऐसा ही रेस्टोरेंट था इस मॉल के 5th फ्लोर पर, जहां सबसे पहले दीवारों में दरार आना स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही 29 जून के दिन जैसे ही 5th फ्लोर के रेस्टोरेंट में हल्की हल्की दरारें आती हैं, जो मॉल के मैनेजर होते हैं उनको रेस्टोरेंट के मैनेजर सारी बातें बताते हैं कि दरअसल रेस्टोरेंट में धीरे धीरे दरारें आ रही हैं और जो सपोर्ट कॉलम है वहाँ पे भी दरार आ रहा है। लेकिन जो मैनेजर होते हैं मॉल के, उनको कहते हैं कि आप इस चीज़ को इग्नोर करिए, क्योंकि पहले से ज़्यादा आज भीड़ बहुत ज़्यादा लगने वाली है। इस चीज़ को रेस्टोरेंट के जो मैनेजर होते हैं वो भी इग्नोर कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये चीज़ें किसी को ना बताई जाए। लेकिन कुछ वक्त बीतता है और करीब 4th फ्लोर जो होता है रेस्टोरेंट का, वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेशन होने लगता है। जैसे ही वाइब्रेशन होता है सारे लोग वहाँ पर डर जाते हैं। जो मैनेजर होते हैं मॉल के, वो देखने आते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है, और उनको ऐसा लगता है कि अभी रिसेंटली जो एसी इंस्टॉल की गई थी मॉल में, उसी की वजह से ये वाइब्रेशन होता है। और जो मॉल के मैनेजर होते हैं वो एसी को तुरंत ऑफ कर देते हैं। उनको लगता है एसी की वजह से ये सारा वाइब्रेशन हुआ है, लेकिन नहीं, एसी की वजह से वह वाइब्रेशन नहीं होता है। वो जैसे ही सबसे ऊपरी वाली छत पर जाते हैं मॉल के, वो वहाँ पर वो नोटिस करते हैं कि दरअसल छत में करीब 10 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा दरारें पड़ना स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन इस चीज़ को वो जानते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही 5 बजता है शाम का और भीड़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी तरीके से बढ़ रही होती है, भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है उस मॉल में, और उस टाइम पर जो 5th फ्लोर होता है, यानी सबसे टॉप का फ्लोर होता है, वो धीरे धीरे नीचे झुकने लगता है। लेकिन ऐसा देखते हुए जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने मैनेजर को बताते हैं मॉल के, लेकिन जो मॉल के मैनेजर होते हैं वो इनको ये बोलते हैं कि बेसिकली आप लोग जाइए और जो डोर है 5th फ्लोर का उसे बंद कर दीजिए। लेकिन 5th फ्लोर का डोर बंद तो वो लोग कर देते हैं, लेकिन उसके ठीक 52 मिनट बाद जो होता है वो रूह कपा देता है। दरअसल 5:52 पर एक ऐसा हादसा होने वाला होता है साउथ कोरिया में कि काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे शॉकिंग माना जाता है। करीब 52 मिनट बाद जो मॉल होता है वो धीरे धीरे झुकने लगता है, और जब ऐसा लगता है कि अभी बिल्डिंग गिरने वाली है तो जो एम्प्लॉय होते हैं वो ये सोचते हैं कि अलार्म बजाकर सारे लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन तब तक बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका होता है। देखते ही देखते जो बिल्डिंग होती है वो 20 सेकंड के अंदर ताश के पत्तों की तरह पूरी तरीके से बिखर जाती है। हर तरफ चिल्लाहट और उदासियां ही फैली हुई होती है। पूरे साउथ कोरिया की नींद उड़ जाती है। दूसरी तरफ जहां पे ये बिल्डिंग गिरी हुई होती है वहां पर भी आग लग जाती है, जिसको बुझाने के लिए तुरंत फायर फाइटर की टीम आती है और आग को तुरंत बुझा दिया जाता है। उधर दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम बुलाई जाती है और एक ऑपरेशन चलाया जाता है। दरअसल जब रेस्क्यू टीम वहां पर आती है तो कई सारे लोगों को वहां से जिंदा निकाला जाता है जो कि घायल हुए होते हैं, और इसके साथ ही कई सारे लोग, सैकड़ों लोग वहां पर मारे जाते हैं। लेकिन जैसे ही रेस्क्यू मिशन चलाया जाता है उसके कुछ देर बाद ही रेस्क्यू मिशन को बंद कर दिया जाता है,
क्योंकि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के जो मैनेजर होते हैं, जो मालिक होते हैं ली, उनका ये कहना था कि आप ज़्यादा देर तक वहाँ हम रेस्क्यू मिशन नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि साइड का जो सपोर्ट है वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता है। इसकी वजह से कई सारे लोगों की और जान चली जाएगी। लेकिन जितने भी लोग वहाँ पर अभी भी फंसे हुए होते हैं या फिर मर गए होते हैं या फिर घायल हुए होते हैं, उनके पेरेंट्स को जब ये सारी बातें पता चलती है तो एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है साउथ कोरिया में कि वापस से रेस्क्यू मिशन को स्टार्ट किया जाए। जिसके बाद जो सपोर्ट कॉलम होता है उसे क्रेन की मदद से सपोर्ट दिया जाता है और एक बार वापस से रेस्क्यू मिशन चलाया जाता है। इस रेस्क्यू मिशन में कई सारे जिंदा लोगों को बाहर निकाला जाता है और कई सारे मरे हुए लोगों को भी बाहर निकाला जाता है। और ऐसा करते करते यानी मलबे को हटाते हटाते करीब 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है और लोगों को ऐसा लगता है कि अब क्या ही कोई जिंदा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि करीब 1 हफ्ते का दिन बीत चुका है और शायद ही यहाँ पर कोई जिंदा होगा भूख प्यास से, क्योंकि अब तक तो मर जाना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि मलबे में कोई भी इतना देर तक जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब गलत हो जाती हैं जब पाक संग उन्हें मिलती है एक ऐसे हालत में जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है। दरअसल ये जो इंसिडेंट होता है इसमें करीब 500 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है और 900 से भी ज़्यादा लोग इसमें घायल बरामद किए जाते हैं। लेकिन इस हादसे के बाद साउथ कोरिया में बहुत ही ज़्यादा अफवाह उड़ने लगती है कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही थी। कोई कहता है कि गैस लीकेज की वजह से हुआ है, तो कोई कहता है ये नॉर्थ कोरिया की साजिश है। अब इसी चीज़ को देखते हुए जो साउथ कोरिया की गवर्नमेंट होती है तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन बैठाती है, जिसपे कि इन्वेस्टिगेशन चालू भी हो जाती है और जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होती है। दरअसल इस बिल्डिंग को 1987 में बनाया जा रहा था और इसको बनाने का जिम्मा वोसोंग कंस्ट्रक्शन टीम के पास था। जो मॉल के मालिक होते हैं वो स्टार्टिंग में उसे एक रहने की जगह बनाना चाहते थे लोगों के लिए, लेकिन बाद में जब काम आगे बढ़ने लगता है तो उनका मन बदल जाता है और उसे वो एक मॉल में तब्दील कराना चाहते थे। और इसी की वजह से जो इस कंपनी के मालिक होते हैं वो कई सारे चेंजेस करते हैं, जैसे कि एक और फ्लोर ऐड करवा देते हैं इस बिल्डिंग में। इसके साथ ही जो इस मॉल के ऑनर होते हैं वो मॉल में एस्केलेटर लगवाना चाहते थे, इस वजह से वो सपोर्ट कॉलम को भी इस मॉल में कम करवा देते हैं। यानी बहुत सारे वो चेंजेस करवा देते हैं इस मॉल में और इसकी वजह से जो वोसोंग कंस्ट्रक्शन टीम होती है वो इसको बनाने से मना कर देती है और साफ साफ बोल देती है कि अगर ये बिल्डिंग बनेगी तो कुछ सालों में ही गिर जाएगी। लेकिन जो इस बिल्डिंग के मालिक होते हैं वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और एक नई टीम को ये जिम्मा दिया जाता है कि आप आइए और एक बिल्डिंग को बना कर दीजिए। देखो, सब मिलाकर ये कहा जाए कि जब इस बिल्डिंग को बनाया गया था तो बहुत ही ज़्यादा कम सपोर्ट था इस बिल्डिंग को और बहुत ही ज़्यादा फ्लोर बना दिया गया था और इस वजह से ये बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। इसके अलावा जब 1990 में जब इस बिल्डिंग को बनाकर तैयार किया गया तो एसी भी इंस्टॉल करवाया गया, जिसकी वजह से जो अगल बगल की बिल्डिंग्स थी एसी की वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी और इस वजह से वो उनको कई बार नोटिस भी भेजते हैं कि आप इस एसी को कहीं और करवा लीजिए। इस वजह से जो एसी होता है वो बिना किसी क्रेन की मदद से दूसरे साइड में भिजवा दिया गया, जिसकी वजह से जो रूफ होती है उनमें कई सारे दरारें भी पड़ गई थी। देखो, जिस दिन ये हादसा होने वाला था मैनेजर को ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी कि सपोर्ट कॉलम के पास दरारें पड़ रही हैं, रूफ पर भी दरारें पड़ रही है, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, क्योंकि उस दिन कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। देखो, जिस दिन ये बिल्डिंग गिरने वाली होती है उस दिन ली और उनके एम्प्लॉय के बीच मीटिंग भी होती है, लेकिन ली ये कहते हैं कि आज के दिन कैसे भी देख लो क्योंकि आज भीड़ बहुत ज़्यादा है। और ये सारी चीज़ें कहने के बाद ली और उनकी टीम उस मॉल से निकल कर चली जाती है। यानी ऐसा कहा जाए कि सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ली ने बहुत सारे लोगों की जान दांव पर लगा दी थी। देखो, जिस टाइम पर ये बिल्डिंग गिरने वाली होती है उस टाइम पर मैनेजर को पता भी होता है और वो चाहता था लोगों को वहां से निकाल सकता था, लेकिन जो इस मॉल के मालिक होते हैं उनको पैसा बहुत ही ज़्यादा कमाना था और इस वजह से वो उन सारे लोगों को बाहर नहीं करते हैं और इसमें करीब 500 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। जब इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें सामने आ जाती है तो कोर्ट तक ये बात जाती है और जो इसके मालिक होते हैं ली उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है और साथ में जो उनके बेटे होते हैं जो इस मॉल के CEO होते हैं उनको 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तो क्या ये काफ़ी था? क्या 500 लोगों की जान 7 साल की सज़ा से कंपेयर किया जा सकता है? ये चीज़ आप हमें कमेंट में बताइएगा और आपको ये डिजास्टर जान के कैसा लगा आप ये चीज़ हमें कमेंट में बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।